हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम लिए जो कि 3 महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं जो कि आपके 24 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला पद्यांश दिया गया है, यानी कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्राकृत पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता पर सरित गिरी, सिंधु एक समान। तो इस प्रकार जो कि आपका पद्यांश दिया गया है और पद्यांश के नीचे जो कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो कि आपका दिया गया है, यानी कि उपयुक्त पद्यांश के यानी कि शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। दूसरा जो कि आपका प्रश्न पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आज के मनुष्य ने किस पर यानी कि विजय प्राप्त कर ली है। और आपका चौथा यहाँ पर दिया गया जो कि किसके हुक्म पर यानी कि पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। और आपका पांचवा प्रश्न जो कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो कि आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रकार जो कि आपका यानी कि पद्यांश दिया गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ना होगा जो कि संकेत संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको, और लास्ट वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर यानी कि संकेत में आपको लिखना होगा। उसके बाद जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है जो कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि शीर्षक का नाम क्या है, अभिनव मनुष्य, और जो कि कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जो कि यहाँ से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका जो कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेखा पारी हुई यानी कि इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि मानव के द्वारा यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में की गई उन्नति के यानी कि विश्लेषण के उपरांत कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आज के संसार में सुनिश्चित रूप से अनेक प्रकार की यानी कि नवीनताएं देखने को मिल रही हैं, परंतु इनमें से अनेक प्रकार की यानी कि नवीनताएं हमारे लिए आकर्षक होते हुए भी कल्याणकारी नहीं है। इनके कारण हमारी बुद्धि भ्रमित होकर यानी कि भटक गई है। कहने को आज हम बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, परंतु हमें मानवीय गुणों का यानी कि लोप हो गया है। हमारी बुद्धि का विकास अवश्य हुआ है, परंतु अपने विवेक की दृष्टि से हम आज भी आदमी युग के असभ्य मानव के समान ही हैं। इस दृष्टि से कवि का यह कहना है कि आज का संसार बड़ा ही विचित्र है यानी कि पूर्णतया सार्थक है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो कि तीसरा यहाँ पर प्रश्न पूछा है जो कि यानी कि आज के मनुष्य ने किस पर यानी कि किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखेंगे जो कि आज के मनुष्य ने यानी कि सर्वत्र प्राकृत पर यानी कि विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, यानी कि किसके हुक्म पर यानी कि पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। तो यहाँ पर चौथे का उत्तर आप लिखेंगे जो कि आज मनुष्य के हुक्म पर यानी कि पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। तो यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका जो कि पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान का क्या अर्थ है। तो इसको उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि पांचवे का। तो यहाँ पर दिया गया है, कवि के शब्दों में है नहीं बाकी कहीं व्यवधान का अर्थ यह है कि आज मनुष्य के लिए यानी कि जल थल नभ कहीं भी यानी कि बाधा नहीं है। उसने समस्त प्राकृत पर यानी कि विजय प्राप्त कर ली है। जल विद्युत दूरी वातावरण का यानी कि ताप आदि सभी आज मनुष्य के हाथों में है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका पहला जो कि पद्यांश कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। दूसरा भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है, छाए मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था, पूरब में वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का यह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दिशा सोख लेने वाली दोपहरी। तो यहाँ पर जो कि इस प्रकार से जो कि आपका इनकी पद्यांश दिया गया है और पद्यांश के नीचे जो कि यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो कि आपका दिया गया है,
उपयुक्त पद्यांश के यानी कि शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। और आपका दूसरा जो कि दिया गया यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। और आपका तीसरा प्रश्न जो कि है, यह सूर्य किस दिशा में यानी कि उदित हुआ था। चौथा जो कि आपका दिया गया यानी कि 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। और आपका पांचवा प्रश्न जो कि पूछा है, काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रकार जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा जो कि संकेत। संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो अक्षर दिखाई दे इसको, और यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको आपको यानी कि संकेत में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर यानी कि आप संकेत में लिखेंगे। उसके बाद जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है जो कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और यानी कि कवि का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि शीर्षक का नाम क्या है, हिरोशिमा, और जो कि कवि का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगई। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका जो कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेखा पारी हुई यानी कि इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, हिरोशिमा नगर के बीच फटे उस अणुबम के यानी कि परिणाम स्वरूप सैकड़ों सूर्य का यानी कि प्रकाश क्षण भर के लिए हुआ, और उसके उपरांत तत्काल यानी कि सर्वत्र अंधकार छा गया। वह एक ऐसा प्रज्वलित या जलता हुआ क्षण था जिसकी एक क्षण के लिए हुई अत्यधिक उपयुक्त दोपहरी ने हिरोशिमा नगर के संपूर्ण सौंदर्य को सोख लिया अर्थात नष्ट कर दिया। तो यहाँ जो कि आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका जो कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो कि पूछा है यानी कि यह सूर्य किस दिशा में यानी कि उदित हुआ था। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि वह सूर्य प्रतिदिन के समान पूरब दिशा से उदित नहीं हुआ था, बल्कि वह हिरोशिमा नगर के बीच अणुबम के रूप में बरस पड़ा था। दूसरे शब्दों में नगर के बीच फटने वाले उस अणुबम से असंख्य सूर्य का यानी कि प्रकाश एवं ताप निकलकर चारों तरफ फैल गया था। तो यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका चौथा जो कि यहाँ पर दिया गया है, 10 दिशाएं कौन कौन सी थी। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि चौथे का 10 दिशाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आकाश, पाताल, ईशान, नृता और अग्नि। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका पांचवा प्रश्न जो कि दिया गया है, काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जो कि काल सूर्य के रथ में उपमा अलंकार है। तो यहाँ जो कि आपका दूसरा पद्यांश भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका तीसरा जो कि यहाँ पर दिया गया है, तीसरा भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है, निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन से नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सराए, घूमे वह इस ओर वहां ए हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वह मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ए अस्त्र अर्ध भर लाए। तो यहाँ जो कि इस प्रकार से जो कि आपका यानी कि पद्यांश दिया गया है। और पद्यांश के नीचे जो कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो कि आपका दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। दूसरा जो कि आपका दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। और आपका तीसरा जो कि दिया गया है, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का यानी कि स्वागत किया गया। और आपका चौथा दिया गया है, हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है। और आपका पांचवा जो कि दिया गया है, इनकी बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका यानी कि आभास पाया। तो यहाँ जो कि इस प्रकार से आपका जो कि पद्यांश दिया गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ना होगा जो कि संकेत हेडिंग छोड़ने के बाद उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है इसको, और यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर इसको आपको यहाँ पर संकेत में लिखना होगा। लिखने के बाद उसके बाद जो कि आपका पहला प्रश्न पूछा है जो कि उपयुक्त यानी कि पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि शीर्षक का नाम क्या है, गीत, और कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका जो कि दूसरा पूछा है जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेखा पारी हुई है इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद आप लिखेंगे, हे शरद तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का यानी कि धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य का, तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का यानी कि आभास पाया है। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में
मोती न्यौछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं का अर्ध देखकर तुम्हारी यानी कि अभ्यर्थना करती हूँ। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका रेखांकित अंश की जो व्याख्या वाला यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो कि यहाँ पर तीसरा दिया गया है जो कि उर्मिला द्वारा किस ऋतु का यानी कि स्वागत किया गया। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि उर्मिला द्वारा शरत ऋतु का यानी कि स्वागत किया गया। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका चौथा जो कि यहाँ पर दिया गया है जो कि हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रीतम इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके यानी कि मुस्कुराए होंगे। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो कि पांचवा यहाँ पर दिया गया है जो कि पांचवा पूछा है यानी कि बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका यानी कि आभास पाया। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रीतम के अधरों का यानी कि आभास पाया। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका तीसरा यानी कि पद्यांश भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि यानी कि पद्यांश कंप्लीट हो गए, जो कि आपके 24 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूं गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।